आग लगी रहती है उस समय, तो उस टाइम को अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसी कोई कमोडिटी नहीं है जिसके अंदर आप ट्रेड नहीं कर सकते। और आने वाला टाइम कमोडिटीज का रहेगा, ये मैंने आपको पहले भी बोला है। तेजी मार्केट में हो रही होती है, मंदी हो रही होती है, तो रिटेलर कैसे काम करे, ऑप्शंस भी नहीं है, कैसे आए और क्यों आए। बोल वाला चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, उसके कारण कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के अंदर हमें डिमांड स्लगिश होती नजर आ रही है। कौन से बेस मेटल्स आपको ठीक लगते हैं ट्रेड करने के लिए एक रिटेलर के पर्सपेक्टिव से? अगर वहां पे आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है तो आपको डेफिनेटली वो चीज पता चल जाएगी अब इसके अंदर तेजी नहीं होने वाली। क्या एक रिटेल ट्रेडर बेस मेटल्स पे अब ध्यान लगाना शुरू करे या नहीं? आपने बोला कॉपर, तो एक कमोडिटी है करके, बहुत 4 साल से हमने उसके अंदर मोमेंटम नहीं देखा है। अब उसके अंदर हम मोमेंटम देखना स्टार्ट करेंगे और आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि ये आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धन स्टूडियो में फिर से एक बार। तो कमोडिटीज़ में हम बात जब कर रहे हैं, सोना चांदी का बोला बाला है सारी जगह पे, सोना चांदी। क्रूड नेचुरल गैस हमेशा से ट्रेंड में रही है, लेकिन जो एक मास्टर्स ऑफ द इकोनॉमी जिन्हें बोल सकते हैं, बेस मेटल्स, जिनकी डिमांड और सप्लाई से इकोनॉमी में क्या हो रहा है समझ आता है। वैसे तो सारी कमोडिटीज का काम वही होता है, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं, और लेकिन गुप्त मार्ग से वो भी अपना रास्ता पकड़ती हुई नजर आ रही है। पिछली बार आपने कॉपर की चर्चा करी थी, कॉपर की तेजी देखने मिल रही है, अभी रिसेंटली निकेल में तेजी देखने मिल रही है। क्या एक रिटेल ट्रेडर बेस मेटल्स पे अब ध्यान लगाना शुरू करे या नहीं? थैंक यू सोमल जी। सबसे पहले तो रिटेल ट्रेडर हर चीज पे ध्यान लगाना शुरू करे। स्पेशली अगर मैं कमोडिटीज की बात कर रहा हूँ तो कमोडिटीज को अभी तक उसने अगर इग्नोर करके रखा हुआ है तो कमोडिटीज को अब बिल्कुल ध्यान देना चालू करे। ये फाइनेंशियल मार्केट में कमोडिटीज हमारा सहारा आने वाले टाइम में बनने वाली है। आपने बोला कॉपर, तो एक कमोडिटी है लेड करके, बहुत 4 साल से हमने उसके अंदर मोमेंटम नहीं देखा है। अब उसके अंदर हम मोमेंटम देखना स्टार्ट करेंगे और आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि ये आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लेड एक ऐसी कमोडिटी, देखिए ये सारी इंडस्ट्रियल कमोडिटीज हैं, आप किसी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। पैलेडियम हमने एक टाइम पे देखा है, बहुत अनएक्सपेक्टेड ऊपर गया था $3200 के आसपास, उसके बाद वो गिर के $800 तक आया, अब वापस से वो $2000 की तरफ आ गया है। तो वॉलेटिलिटी से अगर कोई नाता रखना है और किसी को वॉलेटिलिटी अगर पसंद है तो उसको कमोडिटीज में आना चाहिए। बेस मेटल्स हो गया, आपने गोल्ड सिल्वर की बात करी है तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन ये भी आने वाले टाइम में वापस से आपको ट्रैक पकड़ते हुए नजर आएंगे, वापस से ये कूल डाउन होते हुए नजर आएंगे। आग लगी रहती है उस समय, तो उस टाइम को अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसी कोई कमोडिटी नहीं है जिसके अंदर आप ट्रेड नहीं कर सकते। और आने वाला टाइम कमोडिटीज का रहेगा, ये मैंने आपको पहले भी बोला है। और बेस मेटल स्पेशली अगर आप बात करेंगे तो उसके अंदर निवेश करके चलना आने वाले ट्रेडर्स को बहुत बेहतर हो सकता है। कमोडिटीज एक ऐसी चीज है जो साइक्लिकल है, जो रेगुलर बेसिस पे उस पर इंपैक्ट पड़ता है और ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई का सबसे ज्यादा उस पर इंपैक्ट पड़ता है। तो जो ट्रेडर्स कमोडिटीज को प्यार करते हैं, जो कमोडिटीज को समझते हैं, उनको ये सारी चीजें पता होती हैं कि कमोडिटीज किस तरह से रन करती हैं। तो अंकित जी, बेस मेटल की सारे लोग बात करते हैं, लेकिन क्या ये प्रो ट्रेड है, रिटेल के लिए प्रो है? क्योंकि देखिए, गोल्ड में तो क्या है कि पेटल भी है जो 1 ग्राम का है, मात्र 15,000 रुपया उसका डिस्प्ले प्राइस है, और कुछ परसेंट मार्जिन, मतलब लगभग 2,000 रुपये के आसपास मार्जिन देके एक रिटेल ट्रेडर एंट्री ले सकता है। फिर गोल्ड 10 है जो कि लगभग 10 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट है, गोल्ड मिनी है जो कि 100 ग्राम्स की कॉन्ट्रैक्ट है, गोल्ड 1 kg। तो वहां पर सफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट से जो रिटेल के लिए बने। सिल्वर में अगर हम जाए तो 1 kg है, 5 kg है, 30 kg है। तो लेकिन जब हम बेस मेटल्स में देख रहे हैं, वहां पे ऐसे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, तेजी मार्केट में हो रही होती है, मंदी हो रही होती है, तो रिटेलर कैसे काम करे, ऑप्शंस भी नहीं है, कैसे आए और क्यों आए? कॉपर में डेफिनेटली अगर बात करें तो आज की तारीख में मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, और जिस तरह से उसका लॉट साइज़ है वो काफ़ी हैवी है। पुराने टाइम पे तो इसका 1250 का लॉट साइज़, 1000 का लॉट साइज़ हुआ करता था, तो उसके अंदर थोड़ी सी कन्वीनियंस मिल जाता था। लेकिन अभी भी कुछ कमोडिटीज़ हैं जहाँ पे आप जिंक मिनी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, उसका 1000 का कॉन्ट्रैक्ट लॉट साइज़ है, तो वहाँ पर भी आप ट्रेड करके बेटर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे जैसे मार्केट मैच्योर होता जाएगा वैसे वैसे नए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉन्च होते जाएंगे। तो अभी कौन से बेस मेटल से जहाँ रिटेल ट्रेडर के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स भी प्रो है और मूवमेंट्स भी आप अच्छे तरीके से? लेड जो था बहुत टाइम से स्लगिश था, उसके अंदर मोमेंटम नहीं आ रहा था, 4 साल से एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। और कई बार हमने भी बोला था कि ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया है, आज खरीदो तो ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में चला जाएगा, तो इस तरह की बातें होती थी। लेकिन अब उसने भी मोमेंटम देना चालू कर दिया है। कोई भी कमोडिटी साइक्लिकल है। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो एक उसको छोड़ दिया जाए, बाकी सारी की सारी कमोडिटी साइक्लिकल है, इंडस्ट्रियल यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज में अगर ज़्यादा यूज़ है, डिमांड अगर ज़्यादा है, तो पूरा गेम कमोडिटीज़ का सिर्फ 2 चीज़ों पर टिका हुआ है, डिमांड एंड सप्लाई।
डिमांड अगर ज़्यादा है तो प्राइसेस ऊपर रहेंगी, सप्लाई अगर ज़्यादा है तो प्राइसेस नीचे रहेंगी। अभी हमने क्रूड ऑयल में देखा है सप्लाई लगातार जितने भी हैं उसे न्यूज़ेज आ रही हैं, सब में एक ही चीज़ निकल के आ रही है कि सप्लाई ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डिमांड। और डिमांड स्लगिश होने का सबसे बड़ा मेजर रीज़न क्या है? सिर्फ एक और एक रीज़न है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो बोलबाला चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, उसके कारण कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के अंदर हमें डिमांड स्लगिश होती नजर आ रही है। अब क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरह से चीज़ें निकल के आती हैं, अभी हमने वेनेजुएला वाला मैटर देखा तो वहाँ पे 20% जो बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 20% रिजर्व वर्ल्ड मार्केट का सिर्फ वेनेजुएला के अंदर है। अब वहाँ से अगर क्रूड ऑयल का एक्सट्रैक्शन निकल के आता है तो शायद प्राइसेस और नीचे जा सकती हैं, हो सकता है कि प्राइसेस एक सपोर्ट लेवल पे रहे, कंसोलिडेशन हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए रहे। तो ऐसी कमोडिटीज़ के अंदर अगर आप ध्यान देके चलेंगे तो मुझे लगता है कि आप ट्रेडिंग करना ज़्यादा बेटर रहेगा। समय है, वॉलेटिलिटी जब बहुत ज़्यादा हो तो इग्नोर करिए, जब वापस कूल डाउन हो जाए वापस आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो कॉपर ही है। कॉपर एक ऐसी कमोडिटी है जो सबको नोन भी है, वॉलेटिलिटी अभी ज़्यादा है लेकिन वो भी कूल होती नजर आएगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, वापस सही है, आपको कूल डाउन होती नजर आएगी। जो नॉर्मल ट्रेडिंग पैटर्न है वापस से वही बनता हुआ नजर आएगा। तो एक कॉपर है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके या फिर ट्रेडिंग करके चल सकते हैं। जिंक मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ तो एल्यूमिनियम, क्योंकि ये सारे सब्सटीट्यूट हैं सिल्वर के, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में सिल्वर का सब्सटीट्यूट निकल के ये कमोडिटीज आएंगी। तो लेड, जिंक, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, आपको इसमें थोड़ा सा वॉच करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी एलएमई क्या होती है। लंदन मेटल एक्सचेंज में इसका स्टोरेज आता है डेली बेसिस पे, वो आपको मार्केट में फ्रीली अवेलेबल मिल जाता है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे मिल जाता है। तो इन स्टोरेज को देख के आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बहुत सारे लोग मुझे एक चीज़ बोलते हैं, जब हम एनालिसिस करते हैं, जब कोई डेटा आता है तो उसका तुरंत इम्पैक्ट जो आप बोलते हो वैसा क्यों नहीं आता। तो देखिए क्या होता है कि आपको जो डेटा आता है उसका लॉन्ग टर्म में आपको देखना पड़ता है। एक दिन इन्वेंट्री माइनस आई, अगली बार इन्वेंट्री प्लस आई, तो वो मैच होती नजर आएगी। इन्वेंट्रीज एवरेज आउट कहाँ पे हो रही हैं, किस लेवल पे इन्वेंट्रीज बहुत ज़्यादा डिक्लाइनिंग है या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। सिंपल फंडा है, अगर आप इन्वेंट्रीज लगातार अगर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं बेस मेटल्स में, अगर हम लेड, जिंक, एल्यूमिनियम किसी भी बात करें, अगर इन्वेंट्रीज बार बार डेली बेसिस पे बढ़ती नज़र आ रही है, एक कॉपी पेन पे हमेशा लिख के रखिए। जो लोग नहीं लिखते हैं वो हमेशा हारेंगे, और जो लोग लिख के रखते हैं, जिनको एक एक चीज़ पता होती है, वो जीतेंगे। आप एक कॉपी पेन पे लिख के रखिए, आज इन्वेंट्री आई है, आज इन्वेंट्री आई है, तो आपको 3 महीने का डेटा एक साथ आपको पता चलेगा कि इन्वेंट्री रेगुलर क्या चल रही है। अगर वहां पे आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है इन्वेंट्री, तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ पता चल जाएगी अब इसके अंदर तेजी नहीं होने वाली है। और इन्वेंट्री अगर लगातार घट रही है तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव रहेगा और इसके अंदर आने वाले टाइम में तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे क्रूड और नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूं, बड़े सिंपल तरीके से लोग यूजुअली एनालाइज करते हैं और पसंद भी करते हैं इस तरीके को। 9 बजे के लगभग रात में इन्वेंट्री आ रही होती है, लोग अपने इन्वेंट्री के डेटा देखते, बिल्कुल जैसे आपने बताया है कि इन्वेंट्री को ट्रैक करते हैं, उसके बेसिस पे अपने ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लेते हैं। तो कॉपर या जिंक या लेड या एल्यूमिनियम या निकल, कौन से डेटा क्या वक्त पे देखने और ट्रेड कर? देखिए पूरे वर्ल्ड मार्केट में मैंने आपको पहले बताया था कि सिर्फ 2 ही जगह हैं जहाँ पे आपको डेटा मिल सकता है, वो है आपका चाइना और एक है अमेरिका। ये दोनों ही डेटा रिलीज़ करते हैं। लंदन में आपको जो एलएमई आती है लंदन मेटल एक्सचेंज से, वहाँ पे आपको स्टोरेज पता चलता है क्योंकि वहाँ पे वॉल्ट्स वगैरह पे स्टोरेज रहता है। तो यहाँ पे आपको पूरा इकोनॉमी देखनी है, इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, इंडस्ट्रीज में किस तरह का ग्रोथ आगे के फैक्टर देखने को मिल रहा है, तो ये फंडामेंटल हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ होती है एलएमई, लंदन मेटल एक्सचेंज, वहाँ पे स्टोरेज कितना कम हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, इसके ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। वो नज़र अगर आप कंटिन्यूसली रख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपको बेस मेटल प्राइजेस पे पड़ता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी चीज़, कॉपर का ग्लोबल मार्केट में 40% प्रोडक्शन या फिर बोले कंजम्पशन सिर्फ और सिर्फ चाइना के पास है। तो ग्लोबल मार्केट में जितना भी प्रोडक्शन होता है 40% केवल चाइना कंज्यूम करता है। तो आप मान के चलिए सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग्स हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो उनके चाइना का जो डेटा आता है उसको अगर आप मॉनिटर करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि बेस मेटल प्राइसेस में एक्चुअली होने क्या वाला है। तो ये डेटास कहाँ देखे और कौन से वक्त पर? देखिए एलएमई का डेटा तो मैंने आपको बोला बहुत सारी जगह पे अवेलेबल मिलता है। रेडबॉक्स ग्लोबल करके वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और बाकी forexfactory.com है, वहाँ पे आप जो डेली बेसिस पे डेटा आते हैं वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते जी अंकित जी, बात हो रही है जैसे कि बेस मेटल्स में बड़े आसानी से ट्रेड हो सकते हैं और जैसे बाकी डेटाज इन्वेंट्रीज देखी जाती है, यहाँ पे भी इन्वेंट्रीज देखी जाती है, तो क्या समय पे रिटेल ट्रेडर ये डेटाज देख सकते हैं और अपना ट्रेड एनालाइज कर सकते हैं? देखिए forexfactory.com है, वहाँ पे जाके आप सारे डेटा जितने भी हैं वहाँ पे देख सकते हैं। तो ओपनली अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है।
तो वहाँ पे जो भी है मेजर डेटा जो है यूएस हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया, तो सारे डेटा वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और एलएमई की अगर बात करें तो एलएमई 1:30 बजे रिलीज़ होती है, तो ये इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे फ्रीली अवेलेबल है। आप लंदन मेटल एक्सचेंज का डालेंगे आज का डेटा तो वहाँ पे आपको मिल जाए। जैसे यूजुअली कमोडिटीज के लिए बोला जाता है कि शाम में मूवमेंट ज्यादा होती है, इंडिया में तो कमोडिटी ट्रेड का मतलब लार्जली सोना चांदी और क्रूड नेचुरल गैस के लिए देखा जाता है। क्या ये बेस मेटल में भी सच है? सारी कमोडिटीज़ के लिए सच है ये। और बेस मेटल्स में अगर मैं बात करूं तो ये ज़्यादातर जब यूरोपियन मार्केट्स ओपन होते हैं तब इसके अंदर मूवमेंट्स अच्छे मिलते हैं, और जब एलएमई आती है 1:30 बजे के आसपास तो उस समय मोमेंटम हमको अच्छे मिलते हैं। आपने मुझसे पूछा कि कौन सा टाइम सबसे बेस्ट रहता है जब इसके अंदर मोमेंटम मिलते हैं, तो यहाँ पे 6 महीने में मैं इसको डिवाइड करूंगा। 6 मंथ्स कौन से वाले, जब मार्केट जब हम अभी मार्च से लेके सितंबर अक्टूबर तक जब हमारा जो डे टाइम जो है वो चेंज होता है। अभी जो डेटाज आते हैं वो सारे के सारे अभी 7 बजे आ रहे हैं। जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होंगी ये डेटा 6 बजे हो जाएंगे। इंडियन मार्केट भी अभी 11:55 तक चालू है, थोड़े टाइम बाद ये 11:30 बजे तक चालू रहेगा, क्योंकि जो डे शिफ्ट टाइम चेंज होता है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन जब मैं मार्च से लेके बात करूँ, मार्च से लेके सितंबर तक मार्केट आपको अंदर सुबह और शाम दोनों टाइम पे आपको मूवमेंट अच्छा खासा देखने को मिलेगा। लेकिन अभी का जो टाइम है, जो सर्दियों वाला टाइम रहता है, इस समय आपको इवनिंग सेशन में बहुत अच्छे मोमेंटम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, क्योंकि जो सुबह 6 बजे जो मार्केट ओपन होता है एशियन मार्केट, उस समय मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, उस सबसे ज़्यादा मोमेंटम रहता है, और 9 बजे तक वो मोमेंटम खत्म हो जाता है। और जब इंडियन मार्केट में 9 बजती है तब 9 बजे इंडियन ट्रेडर्स को बहुत कुछ करने का मौका नहीं मिल पाता है। अगर सुबह मौका नहीं मिला है तो मान के चलिएगा कि आपको शाम को मौका मिलेगा, लेकिन शाम को अगर मौका नहीं मिल रहा है तो आपको सुबह मौका देगा। तो 2 टाइम फ्रेम यहाँ पे सबसे बढ़िया। इक्विटी तो क्या है, सुबह 9 बजे चलता है और 3:30 बजे तक खत्म हो जाता है, लेकिन कमोडिटी सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11:55 तक चलता है। एक ना एक टाइम तो आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पे आपको बहुत अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो या तो आपको एशियन मार्केट के टाइम पे मिलेगा या फिर यूएस के टाइम पे मिलेगा, लेकिन मौका आपको जरूर मिलेगा। तो अब जब बेस मेटल में ट्रेड करने डेटाज आसानी से अवेलेबल है, क्या ऐसी चीज़ है जो ध्यान रखनी होगी एक ट्रेडर को कंपेयर टू अदर कमोडिटी ट्रेडिंग? अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सिंपल है कि आपको बाय और सेल करना है, यहाँ तक तो बिल्कुल चीज क्लियर होती है। लेकिन बेस मेटल्स में आपको डेटा ड्रिवन होना जरूरी है, जहां पे आप एलएमई को वॉच कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप 1:30 बजे जो यूरोपियन मार्केट्स हैं उसको भी वॉच कर सकते हैं। जो लोग इक्विटी में ट्रेड करते हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है कमोडिटीज के अंदर देखना। जैसे कॉपर है, अगर कॉपर के अंदर मोमेंटम पॉजिटिव आ रहा है तो आपके जो इक्विटी सेगमेंट के जो स्टॉक्स हैं जो कमोडिटी से रिलेटेड हैं उसके अंदर भी आपको सेम मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। जैसे हिंद जिंक हो गया, हिंद कॉपर हो गया, तो ऐसे जो स्टॉक्स हैं इसके अंदर भी आपको उसी सेम पैटर्न में मोमेंटम देखने को मिलता है। तो जो इक्विटीज में ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए कमोडिटीज बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कमोडिटीज से आप देख के इक्विटीज में भी ट्रेड करा जा सकता है। लेकिन बेस मेटल में यदि ट्रेड करना है तो मोटा मोटा ये समझना होगा कि ट्रेड फ्यूचर्स में ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी आपका व्यू शेयर करने के लिए बेस मेटल को लेके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.